बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। जी बेटा, आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या इसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उससे रिलेटेड है। इसमें बेटा आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा, एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर है, स्टिशियोमेट्री जिसमें हम उसकी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस के बारे में और जो मोल रेशो और उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं उसकी स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट है और परसेंटेज यील्ड के बारे में डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बेटा, ये किसी भी एटम का मास है जब आप उसको कंपेयर करें कार्बन 12 के एक एटम के साथ, यानी जो कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है, अगर उसके साथ कंपैरिजन किया जाए किसी भी दूसरे एटम को जो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, तो जो मास आएगा उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाएगा। इसको बेटा AR से डिनोट किया जाता है और ये किसी एक एटम का किसी भी एलिमेंट के एक एटम के साथ इसका जो कंपैरिजन है बेटा, जब कार्बन 12 के साथ किया जाता है उसके मास को कहा जाता है। बेसिकली अगर इसको मैं कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट करना चाहूँ तो बेटा हमारे पास ये क्लोरीन को अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो बेटा क्लोरीन का ये जो नीचे 17 है ये एटॉमिक नंबर है और जो 35 है ये मास नंबर कहलाता है। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये नीचे प्रोटॉन्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, ये ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है बेटा, यानी अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो 35 माइनस जो 17 है तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह ये एक और आइसोटोप है, 17 एटॉमिक नंबर है, 37 उसका मास नंबर कहलाएगा। मास नंबर जो है वो A से शो होता है, एटॉमिक नंबर Z से शो किया जाता है। तो ये बेटा सेकंड आइसोटोप आ गया, मास नंबर आ गया हमारे पास। अब मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है जिसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास भी कहा जाता है। वो क्या किया जाएगा, इसकी रिलेटिव अबंडेंस देखी जाएगी दुनिया में कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है और जो ना वो क्लोरीन जो 37 वाला है वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है। इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है बेटा उसको इनके मास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उनको आपस में सम किया जाएगा और डिवाइड बाय 100 करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। AMU इसका जो ना यूनिट होगा जो कि एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। 1 AMU जो है वो मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है जो कि आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह रिलेटिव फार्मूला मास होता है बेटा, ये किसी भी एक एटम का जो ना वो हमारे पास एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। एक्चुअली इसमें एक एटम नहीं आता क्योंकि फार्मूला मास आ रहा है तो फिर फार्मूला यूनिट की बात की जाती है। फिर एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स ऑफ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, यानी जिनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है, जब मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड बनता है, जब आयंस आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका एक फार्मूला यूनिट बनता है। उस वक्त उनके एटम्स का जो मास जो है उसको जब आप सम कर लेते हैं तो बेटा उसका रिलेटिव फार्मूला मास कहलाता है। इसी तरह रिलेटिव मोलेकुलर मास जिसको MR से डिनोट किया जाता है, ये सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके एक मॉलिक्यूल का जो भी उसके अंदर जितने भी एटम्स उन सब के जो ना मैसेज को जब आप ऐड करेंगे वो मैसेज कौन से होने चाहिए? रिलेटिव एटॉमिक मास। उन तमाम एटम्स को सम अप करके तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका रिलेटिव जो है वो मोलेकुलर मास जो है वो कहलाएगा। मास नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। अब बेटा इससे रिलेटेड एक MCQ है। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर मैच्ड करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू देयर डेफिनेशंस एक्सेप्ट। ये बेटा ये रिलेटिव एटॉमिक मास का MCQ है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सारी टर्म्स जो है वो करेक्टली मैच कर रही हैं सिवाय एक के। तो पहली ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास AR। तो डेफिनेशन बेटा ये लिखी हुई है जो मैंने आपके सामने अभी जो ना मेंशन की है। तो इट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। के कार्बन का मास जो जब आप उसे 12 कंसिडर करते हैं या 12 वाला आइसोटोप लेते हैं तो उसके साथ कंपैरिजन करने पे किसी भी एक एटम के मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे मेंशन किया गया है 1.008 AMU। ठीक है बेटा, ये बीटा ऑप्शन है रिलेटिव फार्मूला मास। इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस ऑफ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आयंस हैं, तो दोनों के मास को सम अप करेंगे। सोडियम 23 है, क्लोरीन 35.5 है, तो ये जो 23 और 35.5 है ये इनके रिलेटिव एटॉमिक मास है, उन सबको सम अप करके तो 58.5 आया जो कि
इसका रिलेटिव फार्मूला मैस कहलाएगा। फिर रिलेटिव मोलेकुलर मैस है चार्ली ऑप्शन में बेटा, इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ द एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। किसी कोवलेंट कंपाउंड में जैसे वाटर है तो वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन का 1.008 के हिसाब से तकरीबन जो है ना वो हमारे पास 2.016 और ऑक्सीजन जो है वो 16 तो ऐड करके ये तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, हम उसे 18 ही कंसिडर कर लेते हैं, तो 18 AMU जो है वो इसका रिलेटिव मोलेकुलर मैस कहलाएगा। और डेल्टा ऑप्शन है मैस नंबर, उसमें लिखा हुआ इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रिनोज, तो ये गलत है बेटा, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रिनोज तो नहीं है, तो फिर ये वाली जो डेल्टा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगी, ये करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो इस MCQ का डेल्टा आंसर। अब बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है उसमें डिफरेंस बिटवीन मैस नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मैस है। मैस नंबर जैसे मैंने भी आपको बताया कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है बेटा इट इज द मैस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन टेकन एज 12 के कार्बन 12 के साथ जब उसका कंपैरिजन किया जाता है किसी भी एटम के मैस को तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैस नंबर में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मैस नंबर ऑफ कार्बन 13 इज 13। बेटा जो नीचे लिखा जाता है वो उसका एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर लिखा जाता है वो उसका मैस नंबर होता है, तो कार्बन 13 का मैस नंबर जो है वो 13 ही आएगा, ठीक है। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ द क्लोरीन जो है 35.5 है। अगर मैं मैस नंबर की बात करूं तो 35 या 37 है, लेकिन उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस 35.5 है, जिसको एवरेज एटॉमिक मैस भी कहा जाता है, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। मैस नंबर में थर्ड पॉइंट है टर्म मैस नंबर इज यूज्ड फॉर आइसोटोप। ये जो मैस नंबर है ये आइसोटोप के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका मैस नंबर दोनों का मैस नंबर डिफरेंट होगा, तो ये वाली बात ठीक है, लेकिन दोनों का रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है वो सेम कहलाएगा, जो 35.5 कंसिडर किया जाएगा। आगे जो थर्ड पॉइंट बेटा रिलेटिव एटॉमिक मैस में लिखा हुआ इट इज एवरेज मैस ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन इज 20.18 AMU। ये बेटा ये फार्मूला जो है उसने इसको वर्डिंग में लिखा है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो रिलेटिव अबंडेंस को प्रोपोर्शन किया जाता है, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है उनके मैस नंबर के साथ और उनको सम अप करके 100 पे डिवाइड करते हैं, तो बेटा ये उसकी रिलेटिव एटॉमिक मैस है, तो उसने लिखा हुआ इट इज एवरेज मैस, एवरेज एटॉमिक मैस भी इसको कहा जाता है, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। मैस नंबर में चौथा पॉइंट है अदर टर्म्स यूज फॉर द आइसोटोप इज रिलेटिव अबंडेंस। जो आइसोटोप के लिए सेकंड चीज जो आप यूज कर सकते हैं, जो टर्म यूज करते हैं वो रिलेटिव अबंडेंस है, और जो अदर टर्म्स रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए यूज होती हैं वो एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर जो लास्ट पॉइंट है मैस नंबर में कि इट इज डिनोटेड बाय ए, और यहाँ पे जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है इट इज डिनोटेड बाय AR। तो ये सारी बातें जो है ना वो ठीक है। इसमें डिफरेंस जो है वो हमने बेसिकली समझना था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि मैस नंबर हमेशा होल नंबर होगा, और जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है या एवरेज एटॉमिक मैस है या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है ये मोस्टली जो है वो फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट्स में, डेसिमल में इसका आंसर आएगा। ये बेटा आप जो स्लाइड आपके सामने वो है डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो डेफिनेशन है इट इज दैट प्योर सब्सटेंस which cannot be chemically interconverted or broken down into simpler substance। जिसको आप केमिकली इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनके प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट में, क्योंकि वो पहले ही प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट की शक्ल में होता है। ईच एलिमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से डिस्टिंग्विश किया जाता है, जो कि उसके नंबर प्रोटॉन्स या उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उसके शेल्स में या उसके नंबर प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे। अब बेटा जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला का है। कंपैरिजन जो है उसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हम इसको जरा डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। बट एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की सिंपलेस्ट जो एटॉमिक रेशियो उसको कहा जाता है। तो देखिए अल्फा ऑप्शन में ये लिखा हुआ है इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अ स्मॉल whole number ratio between the atoms of the different element present in a compound। तो ये बेटा एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आ गई कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। बेटा देखें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे जो है वो बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिंप्लीफाई किया, कार्बन हाइड्रोजन दोनों 6 है, 6 पे डिवाइड किया, 1 1 की रेशियो आ गई, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह बेटा C2H2 इथाइन है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, यानी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है CH2O, और एसिटिक एसिड जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH2O है, और बेटा फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड उसका तो मोलेकुलर फार्मूला भी CH2O ही है,
तो ये 3 कंपाउंड है जिनका इंपेरिकल फार्मूला मैच कर रहा है। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जिनका इंपेरिकल फार्मूला मैच कर सकता है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका मोलेकुलर फार्मूला ही उनका इंपेरिकल फार्मूला होता है। जैसे वाटर है, जैसे HNO3 है, जैसे H2SO4 है, जैसे H3PO4 है। ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका इंपेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। तो इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यानी आप उसे सिंपलीफाई कर लें किसी एक नंबर पे डिवाइड करके, और मोलेकुलर फार्मूला उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इंपेरिकल फार्मूला जो है उसकी में सेकंड ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन इट। हमें परसेंटेज जो है वो पता होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मिलकर इंपेरिकल फार्मूला बना रहे हैं उन सब की जो परसेंटेज हमें पता होगी तो हम उसका इंपेरिकल फार्मूला आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोलेकुलर फार्मूला के लिए हमें इंपेरिकल फार्मूला और उसका मोलर मास जो है वो पता होना चाहिए ताकि हम उसके मोलेकुलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकें। चार्ली ऑप्शन में लिखा है इंपेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मोलेकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। एक्चुअली फार्मूला है कि मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो अगर मैं जो है ना इंपेरिकल फार्मूला इधर ही रहने दूं तो n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इंपेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मोलेकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। n क्या चीज़ है? n बटा 2 मैसेज की रेशियो है, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो ये चार्ली बात भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है दिस टर्म इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली। तो ये गलत है बेटा, ये जो हमने यहाँ पे जितने भी इंपेरिकल फार्मूला लिखे हैं ये सारे कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए भी, कोवलेंट कंपाउंड के लिए भी, दोनों के लिए इंपेरिकल फार्मूला जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए होता है, वो आयनिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज नहीं होता। तो यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है इंपेरिकल फार्मूला के लिए उसने लिखा है दिस टर्म इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड ओनली, गलत। और मोलेकुलर फार्मूला के लिए डेल्टा ऑप्शन है कि दिस टर्म इज यूज फॉर कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, तो ये वाली बात भी गलत है, ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए होती है। तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है बेटा। तो अब इसमें जो चीज़ें आपने जो याद रखनी है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड है। द फार्मूला फॉर एन आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे NaCl है तो NaCl बेटा एक एम्पिरिकल फार्मूला है जो फार्मूला यूनिट कहलाता है, जो बेसिकली उसके फार्मूले का एक यूनिट है जिसको उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला की शक्ल में ही लिखा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑफन द सेम, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज़्यादातर वो सेम होते हैं। जैसे मैंने वाटर की बात की, मैंने H2SO4 कहा, मैंने HNO3 कहा, H3PO4 कहा, तो मोस्टली इनऑर्गेनिक के लिए इनके मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला मोस्टली जो है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एंड पे अगर आप देखें तो ब्यूटेन C2H5 उसका एम्पिरिकल फार्मूला है और उसका मोलेकुलर फार्मूला C4H10 है। इस तरह साइक्लोहेक्सेन जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है और उसका मोलेकुलर फार्मूला C6H12 है। बाकी उसने वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर, ये 3 चीज़ें मेंशन की हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एम्पिरिकल फार्मूला चेंज है, बाकी वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम है बेटा। तो बेटा इस टॉपिक के वाले से कुछ MCQs हैं, उन MCQs को डिस्कस करते हैं। तो पहला MCQ है द कंबस्टन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन एंड 32% ऑक्सीजन। इफ द मोलेकुलर मास ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 200 देन द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये बेटा मोलेकुलर फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें बेटा कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने उसको एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है किसी भी चीज की परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगी ना बेटा उसको आप ग्राम्स कंसिडर कर लेंगे। जैसे कार्बन 60% है, हाइड्रोजन 8% है, ऑक्सीजन 32% है, तो बेटा ये उसके ग्राम्स कंसिडर होंगे। ये उसकी आप उसका पहला स्टेप कह लेंगे, उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें पता होना चाहिए। फिर हम सेकंड स्टेप में उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या तरीका है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास पे उसके गिवन मास को जो है वो डिवाइड किया जाए। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 12 8 बाय 1 आ जाएगा, 32 बाय 16। ये हमने नंबर मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये 5 8 और 2 आ गया। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला बना कि कार्बन 5, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2। अब इस इंपेरिकल फार्मूले का जब मास निकालेंगे तो इंपेरिकल फार्मूला मास कहलाएगा। कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, हाइड्रोजन 8 है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऑक्सीजन 2 है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों को सबको सम अप करके हमारे पास जो आंसर है वो 100 आ गया। ये 100 जो ग्राम पर मोल हमारे पास आया बेटा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है और उसका मोलेकुलर मास 200 ग्राम पर मोल है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो n आएगा, n इज द रेशियो ऑफ मोलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब इस 2 को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस एम्पिरिकल फार्मूला से। ये 2 हमेशा उसकी बॉटम में मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया C10H16O4। ये बेटा उसका मोलेकुलर फार्मूला हमारे पास बन गया। तो अब हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन है C10H16O4, बीटा ऑप्शन है C8H16O4, चार्ली C10H14O4 और डेल्टा C5H8O2। तो फिर इस MCQ का अल्फा आंसर बन रहा है बेटा,
तो इसका अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कहते हैं अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए या हमें पता होनी चाहिए। तो पहली ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। जी बेटा हमने देखा भी कि हमें परसेंटेज पता थी तो हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल रेशियो आ गई, एम्पिरिकल फार्मूला बना लिया, एम्पिरिकल फार्मूला का मैस, और फिर उससे जो ना वो हमने उसका मोलेकुलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर लिया। तो सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास सिर्फ परसेंटेज है तो परसेंटेज से आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना लेंगे। तो फिर पहली ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, पहली बात ठीक है। बीटा है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के अबंडेंस से यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, यानी उसके एम्पिरिकल फार्मूले का ताल्लुक रिलेटिव अबंडेंस के साथ नहीं है, ये उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो बीटा तो ठीक नहीं है। चार्ली मोलेकुलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोलेकुलर मास अगर आपको पता होगा तो आप उसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं। और डेल्टा ऑप्शन है मास नंबर ऑफ द आइसोटोप। आइसोटोप के मास नंबर का यहाँ पे अगेन कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इस एमसीक्यू का अल्फा जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे मैच नहीं करते तो इसका अल्फा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट। कहते सारी बातें ठीक हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है कि आपने उसमें ऑप्शन के ऊपर लिखा हुआ है कि टू डिटरमिन और रिक्वायर्ड। अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं मोलेकुलर फार्मूला तो रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला और उसका मोलर मास। दो चीज़ें में पता है तो आप उसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला से आप उसका मास निकालेंगे और मोलर मास से आप उसका एन फाइंड आउट करके उसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। पहली बात ठीक है। बीटा परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन एनालिसिस करें ताकि आपको कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज पता चल सके। बीटा भी ठीक है। चार्ली एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स, ये वाली बात भी ठीक हो गई। डेल्टा है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उसके आगे लिखा हुआ है मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स ओनली, तो ये गलत है बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि मास नंबर ऑफ आइसोटोप क्या है, और दूसरी चीज़ है उनकी रिलेटिव अबंडेंस, ताकि उनको मल्टीप्लाई करके बाद में सम अप करें और 100 पे डिवाइड करके उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जा सके। तो डेल्टा करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर मैच करेक्टली विद द गिवन डाटा एक्सेप्ट। कहते सारी जो है करेक्टली मैच कर रही हैं जो भी गिवन डाटा उनके साथ सिवाय के। पहली ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास AR एलिमेंट के लिए होता है, हाइड्रोजन 1.008 AMU ठीक है। मास नंबर आइसोटोप के लिए होता है ठीक है। और आगे उसने नियॉन का उसके डिफरेंट मास नंबर प्रोवाइड किए हैं जो कि 3 आइसोटोप हैं, 1020 है, 1021 है, 1022 है। रिलेटिव मोलेकुलर मास चार्ली ऑप्शन है बेटा। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है, CH4 है, 16 AMU, ये भी ठीक है। डेल्टा रिलेटिव फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, और आगे HF दिया हुआ है। HF बेटा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं है, तो फिर एग्जाम्पल उसकी गलत है, इसलिए डेल्टा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा। जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। बेटा सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर हम इसके पॉइंट्स को समझते हैं। बेटा मोल की डेफिनेशन है कि जब आप एटॉमिक मास जो कि किसी एलिमेंट का होता है, मोलेकुलर मास जो किसी कोवेलेंट कंपाउंड का होता है, फार्मूला मास जो किसी आयनिक कंपाउंड का होता है, आयनिक मास जो किसी आयनिक स्पीशी का होता है, अगर आपने इसमें कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड है, अगर आप उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को का नाम है मोल। इट इज कॉल्ड एज मोल। इट कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो 6.02 10⁻23 जो है वो उसे बोला जाता है, जो कि एवोगाड्रोस ने सबसे पहले डिस्कवर किया, तो उसके नाम पे एवोगाड्रोस नंबर जो है वो कहलाए। तो किसी भी चीज़ के एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर जो है वो मौजूद होंगे। अब जो हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे बेटा अगर आप किसी चीज़ का मास निकालना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दें उसके मोलर मास के साथ। अगर आप किसी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं STP तो आप नंबर ऑफ मोल को 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें। या अगर आप रूम टेम्परेचर प्रेशर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल को 24 DM³ से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सारी चीज़ों में जो चीज़ कॉमन है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इससे रिलेटेड बेटा एक MCQ है। MCQ है, मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स विच कंटेन द एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है कि मोल जो है वो क्वांटिटी है ग्राम्स में जिसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं। द एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। उसका मोलर मास कहलाता है। जब आप किसी भी जो ना वो मास को, जो कि एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास या फार्मूला मास या आयनिक मास है, उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक मोल का मास होता है, इसलिए उसको मोलर मास कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहली ऑप्शन है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये बेटा अगर कोई कोवलेंट हमारे पास मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है तो उसके लिए मोल के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, क्योंकि वो कोवलेंट है और उसका मॉलिक्यूल होता है तो वो ग्राम में मेजर किया जा रहा है, इसलिए वो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
इज इक्वल टू 18 ग्राम 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, अगर कोई एलिमेंट है उसमें सिर्फ एटम्स हैं यानी वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, तो फिर वो जो ना वो एटम होगा तो यानी उसका एटॉमिक मास होगा तो उसको ग्राम एटम कहा जाएगा। 23 ग्राम 6.02 10⁻23 एटम्स, ये भी ठीक है। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट होता है और उसके मास को जब आप ग्राम में मेजर करते हैं तो वो ग्राम फार्मूला या मोल भी उसे कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम और उसमें 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट होते हैं, ये भी ठीक है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस एज नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 71 ग्राम 6.02 10⁻23। ये बेटा क्लोरीन गैस जो है वो चूंकि मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें क्लोरीन एटम पूछे गए हैं, तो बेटा क्लोरीन गैस का तो मोलर मास 71 ग्राम ही होगा, लेकिन उसके अंदर अगर नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो आपने बेटा उसे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो हमारे पास 1 ही है और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23 होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो ये 1.2 10⁻24 एटम्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे। ये 6.02 10⁻23 नहीं आ सकते क्योंकि नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। तो फिर डेल्टा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो है ना वो 71 ग्राम तो बनता है लेकिन आगे 6.02 10⁻23 नहीं बनता, तो फिर इस MCQ का डेल्टा आंसर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगेन MCQ ही है जो कि एवोगाड्रोस नंबर से के हवाले से और उसके मोल्स के हवाले से रिलेटेड है। तो MCQ है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस, यानी 98 ग्राम H2SO4 है और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस कितने होंगे। तो बेटा देखें हमारे पास जो H2SO4 है ये जब आयोनाइज होगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 1 सल्फेट आयन बनेगा। अब अगर 98 ग्राम है तो 98 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है बेटा। अब 1 मोल यानी 1 मॉलिक्यूल है तो बेटा 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट है, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन, तो टोटल 3 मोल्स ऑफ आयंस हमारे पास होंगे। क्योंकि 1 मोल है तो आगे टोटल 3 मोल्स ऑफ आयंस जो है वो इसके बनेंगे। तो अब हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन इसमें मैच करती है। पहली ऑप्शन 4 मोल्स ऑफ आयंस, बीटा ऑप्शन 1 मोल ऑफ आयंस, चार ऑप्शन 2 मोल ऑफ आयंस और डेल्टा ऑप्शन 3 मोल्स ऑफ आयन। फिर इस MCQ का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट MCQ बेटा द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 9 ग्राम आइस इज। ये बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है आइस में, जो कि आइस का उसने मैस भी प्रोवाइड कर दी है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं। तो बेटा उसके लिए फार्मूला जो है वो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सम अप कर लें, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो टोटल 3 इसके नंबर ऑफ एटम बन रहे हैं, तो 3 एटम्स हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला था जो मैंने भी आपको बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का या नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का फार्मूला जो था वो ये था कि n मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, यानी जितनी भी एटॉमिसिटी है जो आपके जैसे यहाँ पे 3 बन रही है तो 3 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमारे पास जो उसका गिवन मैस है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन मैस बाय मोलर मैस है मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी है। तो फिर गिवन मैस है 9 आइस यानी वाटर, उसमें 18 उसका मोलर मैस बनेगा, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 आ जाएगा और एटॉमिसिटी उसकी 3 है बेटा। तो 9 2s are 2 इसे मल्टीप्लाई होकर 3 3 3s are 9, तो 9 × 10⁻23 उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये किस में मैच करता है। पहले ऑप्शन है 9.03, बीटा ऑप्शन 3.01, सबके साथ 10⁻23 है। सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में जो चेंज है, चौथे ऑप्शन 6.01 10⁻23 और डेल्टा ऑप्शन 9.03 10⁻24 है बेटा। तो ये अल्फा ऑप्शन जो है वो मैच करती है 9.03 10⁻23, तो इस MCQ का अल्फा आंसर। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। कौन सा मेथड जो है वो यूज नहीं होता अगर आप नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मैस इन ग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस, मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो गिवन मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करते हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये बेटा इससे हमारे पास जो फार्मूला बनाया गया है कि अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय n, उधर n a जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको उसने यहाँ पे बीटा ऑप्शन मेंशन किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय Na। और चालू ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और आगे वॉल्यूम एट RTP और डिवाइडेड बाय 22.4 एट RTP। तो ये बेटा देखें अगर आप यहाँ से नंबर मोल निकालना चाहते हैं कि ये n इधर ही रहे और जो ना वॉल्यूम हो, वॉल्यूम डिवाइड बाय
24 DMQ करें तो RTP होगा, अगर STP करेंगे तो 22.4 होगा। अब चूंकि वो यहाँ पे ऑप्शन में RTP मेंशन कर रहा है तो फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू N। तो यहाँ पे उसने जो चार्ली ऑप्शन मेंशन की है वो वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP कह रहा है, लेकिन नीचे 22.4 लिख रहा है, नीचे 24 आना चाहिए था, जो कि चार्ली ऑप्शन फिर इनकरेक्ट हो गई बेटा। और डेल्टा ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है कि जो भी इसका गिवन मैस है डिवाइडेड बाय उसको जो फार्मूला मैस है उससे भी आप उसके मोल्स आयनिक कंपाउंड के निकाल सकते हैं, यानी अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली बेटा इनकरेक्ट है, तो इस MCQ का चार्ली आंसर। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 मोल ऑफ द स्टेटेड पार्टिकल्स, कहता है कि इसमें 1 मोल स्टेटेड पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो पहली ऑप्शन है क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। जो बेटा 35.5 क्लोरीन गैस का मोल का हाफ बन रहा है, क्योंकि क्लोरीन गैस का तो मैस अभी हमने देखा 71 ग्राम थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है, तो 71 ग्राम का यहाँ पे 35.5 गिवन हमारे पास है, तो ये तो हाफ मोल बनते हैं, हाफ मोल में तो हमारे पास 1 मोल पार्टिकल नहीं हो सकते, तो पहली बात पहली ऑप्शन ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम गैस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 है और उसका गिवन मैस जो है 1 ग्राम है, यानी यही वाला कॉन्सेप्ट है, गिवन मैस है 1 और उसका मोलर मैस है 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होते हैं बेटा, तो ये 2 से कट जाएगा, 1Na हमारे पास आ जाएगा, 1Na जो है 1 मोल होता है, यानी हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर उसका 1 ग्राम है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 मोल बन जाएंगे या 1 एवोगैड्रोस नंबर, एक ही बात है। तो बीटा ठीक है बेटा, बीटा आंसर हो सकता है। चार्ली ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन इन 1 DMQ ऑफ द 1 मोल पर DMQ एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 बेटा अगर आपके पास 1 मोल है, जैसे यहाँ पे देखें तो 1 मोल H2SO4 से 2 मोल हाइड्रोजन आयन बनते हैं, तो 2 मोल में तो फिर 1 मोल पार्टिकल नहीं होंगे, ये तो डबल हो जाएंगे, तो चार्ली बात भी ठीक नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन ऑक्सीजन एटम इन 22.4 DMQ ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने हैं 22.4 DMQ ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का अगर 22.4 DMQ वॉल्यूम है बेटा तो ये 1 मोल है, 1 मोल में O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर एटम की बात करेंगे तो डबल हो जाएंगे, तो 1 मोल में जब एटम देखेंगे 2 मोल्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो ये भी फिर हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर इस MCQ का सिर्फ बीटा मैच कर रहा है जो कि 1 मोल पार्टिकल्स बन रहे हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन में भी इसको दिखाया गया है, तो इस MCQ का फिर बीटा आंसर। जो बेटा नेक्स्ट MCQ है, फुरकान हैज अ बॉडी मास ऑफ 30 किलोग्राम, ही हैज 9% वाटर इन हिज बॉडी, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हिज बॉडी आर। बेटा फुरकान का बॉडी मास दे दिया 30 किलोग्राम है और उसके अंदर 9% जस्ट वाटर मौजूद है और हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी है। तो 30 किलोग्राम टोटल मैस है, 30 किलोग्राम का मतलब है 30 को जो है ना वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 30 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ग्राम में आ गया। अब उसका 9% 9/100 ये बेटा मैस ऑफ वाटर आ जाएगा जो कि उसके बॉडी के अंदर मौजूद है। इस मैस को अगर उसके मोलर मैस के साथ डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे और इसको 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास जो उसका मैस है ये जो 100 है ये उधर जो ना वो आ जाएगा फ्रैक्शन के नीचे, तो ये 1000 और ये 9 18 और ये 100, ये 2 0 से कैंसिल हो गया बेटा, 6.02 10⁻23 ये बेटा जो है ना वो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं कि 6 3 18 6 5 ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 5 अब ये 10 भी है और ये 3 भी है, तो 5 3 15 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया और ये 10 इसके साथ मिलके 24 हो गया, तो ये 9 × 10⁻25 हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है इसमें मैच करती है। तो पहली ऑप्शन है 3 × 10⁻27, बीटा ऑप्शन है 9 × 10⁻25, चार्ली 1.2 10⁻25 और डेल्टा 4.8 10⁻26। बेटा यहाँ पे जो मैच कर रही है वो बीटा ऑप्शन है, तो इस MCQ का बीटा आंसर। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 12 ग्राम सैंपल ऑफ द कार्बन 12 इज इनकरेक्ट। कहते हैं कौन सी बात कार्बन के 12 ग्राम के लिए इनकरेक्ट है। तो पहली ऑप्शन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6.02 10⁻23। बेटा 12 ग्राम गिवन मैस है कार्बन 12 उसका, यानी जो एटॉमिक मैस है जो मैस नंबर जिसे आप कहते हैं वो भी 12 है, तो उसका गिवन और जो उसका मोलर मैस है जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो पहली बात ठीक है। बीटा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द सेम एज द नंबर ऑफ द एटम इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम। जो कार्बन एटम है बेटा वो यहाँ पे कितने बन रहे हैं 6.02 10⁻23, तो हीलियम का अगर 4 ग्राम हो तो हीलियम का 4 ग्राम गिवन है और 4 ही उसका जो है ना वो एटॉमिक मैस होता है, तो इसके भी 1 मोल बनेंगे, यानी उसके अंदर हीलियम के एटम भी 6.02 10⁻23 होंगे, तो बीटा बात भी ठीक है। और चार्ली द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द सेम एज इन द 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन एटम की जो तादाद है वो तो 6.02 10⁻23 है। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या होंगे, 1 ग्राम जो ना वो गिवन है,
तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था 1/2 और एवोगैड्रोस नंबर और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो 2 है, तो ये 1 मोल बनेगा। 1 मोल मीन एवोगैड्रोस नंबर में पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये वाली बात भी ठीक है। अब डेल्टा ऑप्शन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द सेम एज इन द 16 ग्राम ऑफ सल्फर। कार्बन के तो 1 मोल है 6.02 × 10⁻23 है, लेकिन सल्फर का यहाँ पे 16 ग्राम दिया गया है। सल्फर का अपना मैच जो 32 होता है, तो 16/32 हाफ मोल बनेगा। हाफ मोल का मतलब है कि वो 6.02 × 10⁻23 का हाफ हो जाएगा, जो कि 3.01 × 10⁻23 हो जाएगा। तो फिर ये तो मैच नहीं कर रहा है कार्बन के नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, तो फिर डेल्टा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कार्बन जो है ना वो हमने फाइंड आउट करने हैं। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, तो मोलर मास जो है उसका 180 भी साथ दे दिया गया है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ग्लूकोज का अंदर उसमें 36 उसका गिवन मास हो, तो क्या करेंगे, यही फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया था उसको मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ कि गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन जो है वो 36 है, मोलर 180 है और 6.02 × 10⁻23 है बेटा, और ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 होता है। तो फिर यहाँ पे कार्बन के इसके अंदर 6 आइटम है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 से ही अगर कैंसिल करें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये 6 5 से कैंसिल हो गया, और जो है ना वो हमारे पास ये 6 6 36 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा कि 5 7 35, और जो 1 आया पॉइंट लगा 0 आया, तो 7.2 × 10⁻23 हमारे पास जो है उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है मैच करती है। पहली ऑप्शन जो है वो 1.02 × 10⁻23 है, बीटा 7.2 × 10⁻23 है, बीटा मैच कर रही है। चार्ली 1.2 × 10⁻24 है और डेल्टा 7.2 × 10⁻24 है बेटा, फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द 22.4 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 22.4 dm³ जब मेंशन कर दिया और साथ स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दी, तो फिर ये 1 मोल होंगे। 1 मोल 6.02 × 10⁻23 होता है बेटा। पहली ऑप्शन है 60.2 × 10⁻23 गलत, बीटा है 6.02 × 10⁻23, चार्ली 6.02 × 10⁻25 और डेल्टा 60.2 × 10⁻20, फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। ये बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री स्टिशियन से है, जिसका मतलब होता है एलिमेंट्स, और मेट्री है मेजरमेंट। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, यानी क्वांटिटी आपको रिएक्टेंट की दे दी जाए और प्रोडक्ट की फाइंड आउट करनी हो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे दी जाए, रिएक्टेंट की फाइंड आउट करनी हो, तो उसे हम स्टिशियोमेट्री का नाम देते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं केमिकल इक्वेशन की कि ये हमें कंडीशंस ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, ये हमें ये नहीं बताती कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हमें ये नहीं बताती कि भाई वो जो केमिकल चेंज के लिए आपने इक्वेशन लिखी है क्या पता वो होती ही ना हो। तो ये सारी उसकी लिमिटेशंस है बेटा, और इसमें हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। वो अजम्पशन जो है वो क्या है कि ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड देयर विल बी नो साइड रिएक्शन, कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। बोथ लॉज, दो लॉज है बेटा, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो लॉज जो है वो वे होने चाहिए, और ये हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन पे स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो इसमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे मास रिलेशनशिप आपके सामने स्लाइड में शो हो रहा है बेटा। तो उसमें जो हमारे पास मास रिलेशनशिप है उसमें क्या है कि अगर आपको मास ऑफ रिएक्टेंट दिया जाए तो आपने मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, या उसका वाइस वर्सा। मास मोल रिलेशनशिप है कि आपको मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट जो ना वो दिया जाए और आपने मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हो, या उसके वाइस वर्सा। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है कि आपको मास दिया जाए और आपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, या उसका वाइस वर्सा। वॉल्यूम रिलेशनशिप है कि आपको वॉल्यूम दिया जाए रिएक्टेंट का और अपने वॉल्यूम ही प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना हो। तो ये हमारे पास जो है वो 4 रिलेशनशिप्स हैं, जिनको अभी हम एमसीक्यूज की मदद से डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है व्हेन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज। ये बेटा मैग्नीशियम को हमने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, तो बना मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। क्वेश्चन ये है कि अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम है तो बताएं मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। सबसे पहले इक्वेशन को देखना होता है बैलेंस है या नहीं। ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आपने इनके जो इस इक्वेशन के मैसेज हैं, जो कि इनके मोलर मैसेज होंगे, वो आपने मेंशन कर देने।
मैग्नीशियम यू नो 24 है, H2SO4 की अभी ज़रूरत नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम बन रहे हैं, 24 ग्राम से ये 2 ग्राम है, बट अगर 12 ग्राम होगा, क्वेश्चन ये है कि अगर ये 12 ग्राम है तो हाइड्रोजन का क्या मैस होगा, 24 से ये 12 बन रहा है, 24 से ये 2 बन रहा है, तो 12 से कितना होगा, यानी 24 का हाफ हुआ, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर इतना समझ नहीं आता तो दूसरा तरीका ये है कि आप वो उसकी जगह पे x लिख लें जो आपने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में था कि 12 ग्राम मैग्नीशियम हो और x आपने हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24x 2 इंटू 12 x 2 इंटू 12 बाई 24, तो ये बेटा इसे कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 ग्राम हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जो कि बाय कंपैरिजन मेथड भी निकाल सकते हैं और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हम देखते हैं किसमें मैच करते हैं। पहली ऑप्शन है 1 ग्राम, बीटा 2 ग्राम, चार्ली 3 ग्राम, डेल्टा 4 ग्राम, तो इस एमसीक्यू का 1 यानी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। पहली ऑप्शन है मास मास रिलेशनशिप, बीटा ऑप्शन है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, चार्ली मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और डेल्टा मास मोल रिलेशनशिप। बड़ा चार्ली ऑप्शन मैच करती है क्योंकि अगर मैथ दिया जाए और आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो ये मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है जो कि चार्ली ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इन स्टिशियोमेट्री डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस एक्सेप्ट, कहते हैं ये इसकी जो अजम्पशंस हैं वो सारी ठीक हैं सिवाय के। पहली ऑप्शन है ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है नो साइड रिएक्शन अकर, ये वाली बात भी ठीक है। चार्ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड, ये वाली बात भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है आर एप्लीकेबल टू बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो ये वाली बात गलत है बेटा, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथाइन, इथाइन के 5 क्यूबिक सेंटीमीटर की कंप्लीट कंबस्टन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। बड़ा वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप उसकी कंबस्टन की इक्वेशन लिखेंगे जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास इथाइन है, इथाइन होता है C2H2, कंबस्टन में हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले आप बेटा इसको बैलेंस करने के लिए आप कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कार्बन है क्या, यहाँ 2 होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 है, बैलेंस है। अब आप देखें इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 और 1, यहाँ पे 5 हैं, 4 और 1 5, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 5/2 लिख दें ताकि ये 2 2 से कैंसिल हो जाए और इधर भी 5 ऑक्सीजन उधर भी 5 ऑक्सीजन। अब ये 2 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2C2H2 प्लस 5O2 गोज टू 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर। अब ये इक्वेशन सारी बैलेंस है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे देखिए 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन है, 10 ऑक्सीजन है, ये 8 और ये 2 10 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, हर चीज़ बैलेंस है। अब यहाँ पे जो इनके मोल्स की रेशो होती है बेटा वही इनके वॉल्यूम की रेशो होती है। यहाँ पे उसने हमें ये कहा है कि 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथाइन हो तो ऑक्सीजन कितनी होगी। बड़ा देखें यहाँ पे ये 2 है तो ये 5 है, यानी अगर ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 25 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हमारे पास 10 के लिए ये आ गया, लेकिन इसका तो हमने 5 बनाना था, तो फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा और ये 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा, यानी अगर इथाइन 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो ऑक्सीजन जो है वो 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसका वॉल्यूम यूज होगा। तो फिर पहली ऑप्शन है 12.5, बीटा 13, चार्ली 13.5, डेल्टा 14, तो इस एमसीक्यू का फिर अल्फा आंसर। जब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए, या ऐसा रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बनाए, उसे बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। स्लाइड आपके सामने बेटा, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे स्टेप है द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट इफ गिवन इन मास यूनिट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोल्स। कहता है अगर वो मास में पर उसका ग्राम्स में वो मास प्रोवाइड किया गया तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। Using balanced chemical equation, the moles of the required product are calculated from the available moles of the each reactant। आप उसका कंपैरिजन करेंगे जो भी प्रोडक्ट है कि भाई किस जो ना वो रिएक्टेंट से लेस प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, तो जो रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इस तरह से
आप उसको कंपेयर करके उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बेटा इसके हवाले से कुछ MCQs हैं। तो MCQ जो है नंबर 1 है 0.72 moles of each of aluminium and oxygen are treated with each other to form alumina. The number of moles of alumina produced in the reaction is। ये बेटा देखें, उसने हमें ये कहा है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन उन्होंने किया, एल्यूमिना बना दिया। अब सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में याद रखिएगा कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, तो इक्वेशन को पहले बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन इधर भी 6 इधर भी 6, अब एल्यूमिनियम 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब बेटा इसके मोल्स बन रहे हैं 4 अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन, ये 3 और ये 2, ये बैलेंस है। अब इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि अगर इसके 0.72 मोल्स हों, इसके भी 0.72 मोल्स हों, तो इसके कितने होंगे? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर आपको इक्वल क्वांटिटी दे दी जाए तो जो चीज लार्जर क्वांटिटी में होगी बैलेंस्ड में वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी ये दोनों के मोल्स बराबर हैं और बैलेंस में ये लार्जर क्वांटिटी में नजर आ रहा है, 4 और 3 में ये 4 लार्जर है, तो फिर इस वक्त यहाँ पे 0.72 में ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हमें नजर आ रहा है कि 4 मोल्स अगर एल्यूमिनियम के हैं तो उसे एल्यूमिना जो बन रहा है वो 2 मोल्स हैं, यानी 4 का हाफ। तो अगर ये फर्ज करें कि आपके पास 72 होते तो ये 36 हो जाना था, यानी उसका हाफ। तो अगर ये 0.72 है तो 0.36 हमारे पास जो है वो एल्यूमिना बनेगा। तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी पता चल गया और हमें उसके आंसर का भी पता चल गया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एल्यूमिनियम है और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास हैं वो 0.36 होंगे। पहले ऑप्शन है 0.36 मोल्स, बीटा ऑप्शन 0.24 मोल्स, चार्ली 0.48 मोल्स और डेल्टा 0.12 मोल्स। तो इस MCQ का अल्फा आंसर। जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जो है बेटा ये बेसिकली एक रेशियो है और इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्चुअल यील्ड होती है और एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है। तो एक डिफरेंस पहले मैं इसको समझाऊंगा जो कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, थ्योरेटिकल यील्ड का और एक्चुअल यील्ड का, और उसके बाद फिर हम परसेंटेज यील्ड की तरफ चलेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड होती है बेटा जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप यील्ड निकालते हैं, वो किसी भी रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि वो थ्योरी से रिलेटेड है इसलिए उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं और इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है। और जो एक्चुअल यील्ड है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसकी एक्चुअल यील्ड कहलाती है। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा लार्जर होती है एक्चुअल यील्ड से, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं कि जो इनएक्सपीरियंस वर्कर है, जो पर्सन उसे काम ही नहीं करना आता, या जो है ना वो लैक ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक है, या फिर जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर है, या फिर जो है ना वो साइड रिएक्शन जो है उसके साथ कम्पीट कर रहे हैं जिनकी वजह से, या फिर इवेपोरेशन में, कंडेंसेशन में और डिफरेंट जो प्रोसेस है उनमें जो प्रोडक्ट लॉस हो जाता है उसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, वो क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर आप ये कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड जो है वो बेसिकली डिवाइड जब कर लेते हैं थ्योरेटिकल यील्ड के साथ तो उसकी परसेंटेज यील्ड बनती है। अब बेटा इससे रिलेटेड एक MCQ है, when limestone calcium carbonate is roasted, quick lime CaO is produced according to the following equation, the actual yield of CaO is 0.5 किलोग्राम। बेटा एक्चुअल यील्ड उसने हमें दे दी है 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं पहले एक्चुअल यील्ड लिख लेता हूँ। अब 0.5 किलोग्राम है, यानी 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपके पास जो है ना वो पॉइंट खत्म किया, 10 आया, जैसे कैंसिल हुआ, 500 ग्राम आपके पास आ गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो CaO प्लस CO2 बनता है। अब यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन है बेटा हमारे पास आ रही है उसमें कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 है 48, ये तकरीबन 100 बनेगा। उसे जो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है बेटा वो 56 है, 40 प्लस 16 56 आ गया। तो ये हमारे पास 100 ग्राम से 56 ग्राम ये उसकी जो है ना वो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास बन रही है। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड तो उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी। यानी अगर 100 ग्राम हो तो ये है, और अगर 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 100 पे जो ना 56 है तो 1000 पे वो 560 ग्राम हो जाएगा। ये जो हमारे पास आई है दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड, ये बेटा उसकी थ्योरेटिकल यील्ड है। अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला अभी आपको बताया, वो क्या है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100।
अब एक्चुअल यील्ड जो है वो 500 है और ये 560 है और मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आ गया। तो इसको हमने जो है ना वो उसी तरह से 0 से कैंसिल हो गया, ये 25 आ गया, ये 28 आ गया, मतलब इसको हमने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, तो वो आंसर जो है वो हमारे पास इसका बन रहा है 89.3। 89.3 जो है वो हमारे पास पहली ऑप्शन 89.3, बीटा है 85.2 और चार्ली 80.1 और डेल्टा 87.3। बेटा 89.3 अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यील्ड। यील्ड के वाले से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, बिल्कुल ठीक है बेटा, एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है। बीटा ऑप्शन है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी ठीक है। चार्ली एक्सपेरिमेंटल एरर डज नॉट इफेक्ट एक्चुअल यील्ड, तो ये वाली बात गलत है बेटा, एक्सपेरिमेंटल एरर एक्चुअल यील्ड को इफेक्ट करते हैं, चार्ली बात इनकरेक्ट हो गई। डेल्टा एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो डेल्टा बात भी ठीक है, यानी अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है, तो एमसीक्यू का चार्ली आंसर। ये था बेटा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।